अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम बनाम सरकार के नए एपिसोड के साथ राना बॉबी आपके सामने मौजूद है। तमाम देखने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन और हज़रात, कुछ मसाइल ऐसे होते हैं जो इन फ्रंट होते हैं, मतलब उन पर आपकी नज़रसानी जल्दी हो जाती है, उन पर आपका ध्यान जल्दी चला जाता है और उन्हें हल करना शायद ज़्यादा प्रायोरिटीज़ में होता है। आपकी हुकूमत की बात करें, आपकी इंतज़ामिया की बात करें, तो वो कोशिश करती है कि पहले उन मसाइल को हल किया जाए जो ज़्यादा ज़रूरी हैं, जिन पर ज़्यादा फोकस हो रहा होता है, जिस पर ज़्यादा बात हो रही होती है। लेकिन कुछ मसाइल ऐसे होते हैं जिन पर अगर बात ना हो तो वो मसाइल रहते तो बहुत बड़े और पेचीदा हैं, लेकिन वो हल नहीं होते और कहीं वो पसे पर्दा पड़े रहते हैं। क्यों? क्योंकि दीगर मसाइल पर ज़्यादा नज़रसानी हो रही होती है। ख़वातीन हज़रात, पंजाब हुकूमत जिसे जब जानते हैं कि कुछ ऐसे इक़दाम कर रही है जो पहले नहीं हुए और जिससे आवाम खुश भी है, जिससे आवाम को फ़ायदा भी मिल रहा है और लोग सराह रहे हैं पंजाब गवर्नमेंट की एफर्ट को। इस वक्त जिस टॉपिक में आज मैं बात करने जा रहा हूँ ख़वातीन हज़रात, वो आपका, मेरा, हम सब का बड़े मसलों में से एक मसला है और वो मसला है गदागरी। वो मसला है बेगर्स का, जो हमें हर रोड, हर चौक, हर चौराहे, हर गली, हर मोहल्ले में नजर आते हैं। मतलब आप कहीं भी चले जाएं तो मांगने वालों की तादाद इस कदर ज़्यादा है कि आप 5 मिनट भी किसी पब्लिक स्पॉट पर नहीं खड़े हो सकते। क्यों? बार बार कोई आपकी खिड़की खटखटाएगा, कोई आपका दरवाज़ा खटखटाएगा, कोई आपके सामने खड़ा हो जाएगा, ठीक है, कोई अपनी चोट की नुमाइश करेगा, कोई अपनी मजबूरी बताएगा और वो सही सलामत होते हैं। मतलब हाथ पाँव बिल्कुल सही सलामत, सही तरीके से बात करते हैं, चलते फिरते हैं और आपसे प्रॉपर डिस्कशन भी करते हैं और एक फिगर अराउंड बताते हैं एस्टिमेटेड के तकरीबन 2.5 करोड़ के करीब पाकिस्तान में जो बेगर्स हैं, जो मांगने वाले हैं, पेशावराना जो मांगने वाले लोग हैं, वो 2.5 करोड़ के करीब हैं पाकिस्तान में। मेरे पास एक रिपोर्ट भी है, वो आपसे मैं शामिल करूंगा। आपको बताते चले जनाब कि अब जो पेशावराना बेगर्स हैं, जो पेशावराना मांगने वाले हैं, अब हो जाए होशियार, क्योंकि अब इनको दुरुस्त करने का बेड़ा जो है वो गवर्नमेंट ने उठा लिया है। सेनेट कमेटी ने 3 बिल मंजूर किए हैं जो पास होने के लिए कौमी असम्बली में भिजवा दिए गए हैं। मसूदा में मुनज़्ज़म भीख मांगने की सजा 7 साल तक कैद और 10 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। ये जरा गौर से सुन लीजिए, जो मुनज़्ज़म बैगिंग करने वाले लोग हैं, जो मुनज़्ज़म भीख मांगने वाले लोग हैं, उनको 7 साल की कैद और 10 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। अब आप जरा सुन लीजिए कि मुनज़्ज़म भीख मांगने में कौन कौन सी चीजें ऐड होती हैं। जो शख्स मुनज़्ज़म भीख मांगने के लिए किसी को भर्ती करे, पनाह दे और मुंतकिल करे, उसे कैद और जुर्माने की सजाएं होंगी। बिल के मतन में मुनज़्ज़म भीख मांगने की तारीफ भी बयान की गई है, जिसके मुताबिक मुनज़्ज़म भीख मांगने से मुराद किसी शख्स को जानबूझकर फ्रॉड से जोर जबरदस्ती करके भीख मांगने या खैरात वसूल करने में मुलव्वस करना है, जबकि मुनज़्ज़म भीख मांगने से मुराद धोखादही, जबरदस्ती, वरगला कर, लालच देकर किसी बहाने से भीख मांगने या खैरात वसूल करने में भी मुलव्वस करना है। बिल के मुताबिक मुनज़्ज़म भीख मांगने किसी अवामी मकाम पर खैरात मांगना या वसूल करना है, जबकि किस्मत का हाल बताकर या करतब दिखाकर भीख मांगना भी मुनज़्ज़म भीख मांगने में शामिल होता है। तारीफ में बहाने से अशिया फरोख्त करना, बार बार गाड़ियों की खिड़कियों पर दस्तक देना, जबरदस्ती गाड़ियों के शीशे साफ करना भी मुनज़्ज़म भीख में शामिल है। मसूदा के मुताबिक बज़ाहिर ज़रिए मुआश के बगैर किसी अवामी मकाम पर घूमते रहना, जिससे यह तासुर जाए कि फ़र्द भीख मांग कर गुजर बसर करता है, भी मुनज़्ज़म भीख में शामिल होगा। मतलब वो लोग जो आपने देखा होगा जो एवी वेले फिर रहे होते हैं बाजारों में, गलियों में, रोड्स पर, पार्क्स में, और आपके चलते फिरते आपके पास आ जाते हो, आपको कहते हैं सर मेरी ज़रा मदद कीजिए, वो लोग भी मुनज़्ज़म भीख मांगने में शुमार होंगे और उन्हें भी 7 साल की कैद और 10 लाख रुपए तक जुर्माना आयद होगा उन पर भी। मजीद चीज़ों में शामिल करते हैं किसी निजी अहाते में दाखिल होकर भीख मांगना या खैरात वसूल करना, किसी जख्म, चोट, बीमारी, माजूरी या नुक्स दिखाकर खैरात या भीख हासिल करना भी मुनज़्ज़म भीख में शामिल है। इसके अलावा खुद को बतौर नुमाइश इस्तेमाल होने देना ताकि भीख मांगने या खैरात वसूल करने में सहूलत भी हो, मुनज़्ज़म भीख मांगना कहलाएगा। बिल के अगराज़ व मकासद में बताया गया कि खलीजी ममालिक इराक और मलेशिया में पाकिस्तानी सिफारती मशीर ने इतलात की है कि कुछ पाकिस्तानी जो हज, उम्रा, ज़ियारात या ज़ाती दौरों के लिए मुल्क से बाहर जाते हैं, भीख मांगने में मुलव्वस हो जाते हैं। इसमें मजीद कहा गया कि मुलव्वस एजेंट्स और गैंग आसानी से कानूनी कार्रवाई से बच जाते हैं, क्योंकि भीख मांगना किसी ऐसे कानून में जुर्म नहीं है जो फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी FIA के दायरे इख्तियार में हो। इस मामले की हसासियत के पेश नज़र भीख मांगने को जुर्म करार देने की अशद ज़रूरत है। ख़वातीन हज़रात, ये थी बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ख़वातीन हज़रात आपके लिए, आप ज़रा गौर से सुने, आप सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि बैगिंग एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज बिजनेस है पाकिस्तान में
और जो लोग भीख मांग रहे हैं, जो पेशावराना मांगने वाले लोग हैं, भिखारी हैं, वो तकरीबन 42 बिलियन डॉलर्स सालाना कमा रहे हैं और ये हमारी पाकिस्तान की 12% की जो जीडीपी है उससे भी ज़ायद है। ठीक है, तो अब अंदाज़ा करें कि किस लेवल का बिजनेस है। इस पर ध्यान बहुत ज़रूरी था, जो कि अब हमारी जो हुकूमत है उसने सोचा है कि इस पर अब ध्यान दिया जाए और इसके पीछे बहुत सी ऐसी सख्त कार्रवाई है जो कि होना बहुत ज़रूरी है और उन लोगों को पकड़ा जाए जो पेशावराना बैगिंग करते हैं, जो पेशावराना लोगों को मजबूर करते हैं और इस बिज़नेस को बढ़ावा दे रहे हैं और हमारे पाकिस्तान का नाम खराब कर रहे हैं। ख़वातीन हज़रात, आज के इस टॉपिक के हवाले से हम कंसर्न लोगों से मिलेंगे, बात करेंगे, इंतज़ामिया से बात करेंगे, हमारे आज के टॉपिक से रेलेवेंट जो इदारे हैं उनसे, और जानने की कोशिश करेंगे कि इस बिल को कब तक पास किया जाएगा, इसमें कानून क्या कहता है, इसमें हम शरई तौर पर किन किन चीज़ों पर गौर करना ज़रूरी है। सो आइए चीज़ों को शामिल करते हैं, देखते हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। ख़वातीन और हज़रात, पेशावराना भीख मांगने वालों से हम बहुत ज़्यादा परेशान थे और हैं भी, और ये मसला बड़ी देर से था। जैसे कि मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में कहा कि कुछ मसाइल ऐसे होते हैं जो इन फ्रंट होते हैं और जिन पर काम शायद ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो वो इम्पॉर्टेंट होते हैं कि उनको फौरी हल किया जाए, और कुछ मसाइल ऐसे होते हैं जिन्हें बाद में भी हल किया जा सकता है। सो इस वक्त काफ़ी मसाइल पंजाब गवर्नमेंट ने उनको हल भी किया है, उन पर काम भी कर दिया है, और एक बहुत ही मेजर मसला था, वो था जो पेशावराना मांगने वाले लोग हैं, पेशावराना भीख मांगने वाले लोग हैं। और ये एंटी बैगिंग ऑपरेशन अब आने वाले दिनों में शुरू होने जा रहा है। जैसे कि मैंने बताया कि सेनेट के इजलास में तो जनाब ये बिल पास हो चुका, अब हम मुंतज़िर हैं कि कौमी असम्बली में भी हमें इसकी मंजूरी मिलती हुई नजर आएगी। शेख एजाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आप जानते हैं कि आप फॉर्मर MPA फैसलाबाद हैं, आप फॉर्मर चेयरमैन FDA हैं और प्रेसिडेंट PMLN फैसलाबाद भी रहे हैं, और ऑफ कोर्स इसके साथ साथ आप एज ए लॉयर भी काम कर रहे हैं कई सालों से, और आपका ये पेशा है। तो इस हवाले से शेख साहब से गुफ्तगू करना मेरे लिए बड़ा ज़रूरी है कि शेख साहब से हम जानने की कोशिश करते हैं कि कानून क्या कहता है। सर कैसे, ठीक ठाक हैं? जी अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से? करम अल्लाह का ठीक ठाक। शेख साहब आज फिर हम आपके सामने मौजूद हैं। सबसे पहले आपकी कीमती वक्त का शुक्रिया। शेख साहब, बैगिंग जो भीख मांगने वाले लोग हैं, इस पर हम जितनी मेरी सोच और जितनी मेरी अकल मुझे बताती है, और कानून भी जो हमें बताता है, आप उसमें ज़रूर ऐड ऑन कीजिए कि ये पहले भी मंजूर नहीं था, पहले भी इसमें माफ़ी नहीं थी, और ये पहले भी जुर्म था या नहीं था, ये भी काइंडली मुझे कंफर्म करें। और इस वक्त बाकायदा बिल पास होने की या इस पर सोचने की वजह आपको क्या नज़र आ रही? जी बहुत शुक्रिया। ये एक हम मिसाल के तौर पे ना जी कहते होते हैं कि देर आए दुरुस्त आए। ये मैं समझता हूँ कि जहाँ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या पंजाब गवर्नमेंट डिफरेंट इनिशिएटिव्स ले रही है फॉर दी वेलफेयर ऑफ जनरल पब्लिक, और ये भी मैं समझता हूँ कि देर आए दुरुस्त आयत वाली बात है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ये याद आया, और चलें देर से याद आया, कई गवर्नमेंट्स गुजर गई, इसके ऊपर बात भी होती रही, डिबेट्स भी बहुत हुई, और इसके ऊपर यहाँ तक भी डिबेट्स होती रही कि ये जो बैगर्स हैं ये इनको कौन लेके आता है, फिर ये मुख्तलिफ रूप धार के कहाँ से आते हैं और गायब कहाँ हो जाते हैं। हाँ, कहाँ से आते हैं, ये सैकड़ों की तादाद में सड़कों के ऊपर आपको नज़र आते हैं। उसमें मासूम बच्चियाँ भी होती हैं, कईयों ने वो छोटी छोटी रेडियो के ऊपर इनको डाला होता है, किसी ने कोई रूप धारा होता है। अभी सोशल मीडिया पे भी एक वीडियो वायरल हो रही थी कि पुलिस उसको खड़ा करती है, पहले उसने टांग बांधी होती है, फिर वो खड़ा हो जाता है। तो ये एक तरह से ये एक मैं आपको मिसाल देता हूँ, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर की मिसाल है कि एक बंदे ने बड़ा लंबा सा चोगा डाला हुआ था, तो वो हज़रत उमर फ़ारूक से भी उसने कहा कि जी मुझे अल्लाह के वास्ते कुछ दे। तो आपने देखा उसका चोगा पकड़ा, वो जो लंबा सा डाला होता है इन्होंने, तो उसमें देखा उसमें काफ़ी चीज़ें थी खाने पीने की वगैरह वगैरह। तो हज़रत उमर फ़ारूक ने पूछा कि ये क्या है, ये तुम मांग रहे हो? तो आपने वो उसका उतार के ना झोला या चोगा वो उतार के फेंका और कहा कि तुम जो है वो पेशावर भिखारी हो और तुम दूसरों का भी हक मार रहे हो। तो ये तो इसका एक थीम है कि जो पेशावर भिखारी हैं, प्रोफेशनल बेगर्स शुड बी डिस्करेज्ड, और ये ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये आप देखें अराउंड द ग्लोब, आपको UK में, आपको उधर पूरे यूरोप में, अमेरिका में
इस तरह कहीं भी नज़र आता नहीं होगा कि यहाँ पे वो बैगिंग हो रही है और लोग दरवाजे नॉक कर रहे हैं, सड़कों के ऊपर अपने आप को घसीट के चल रहे हैं। तो ये एक मुनज़्ज़म ग्रुप है, ये मुनज़्ज़म ग्रोह है जिसने माशरे की एक बड़ी जो है ना बदतरीन पिक्चर जो है वो पेंट की है। और यहाँ तक हो गया था कि हमारे यही ग्रोह अपने पास से पैसे खर्चते थे और सऊदी अरेबिया में और दीगर कंट्रीज़ में ये भिजवाते थे उम्रा करने की सूरत में और हज करने की सूरत में। और वहाँ पर जो है वो जब मांगते थे तो वो फौरी जो है वो गवर्नमेंट और उसके अदारे, उसकी जो पुलिस है वो हरकत में आती थी और उसको पकड़ के वो हवालात में देती। उसकी वजह क्या है? ये एक तो अल्लाह ताला ने बंदों का, अल्लाह ने कहा है कि जिसको मैंने पैदा किया उसके रिज़्क़ का ज़ुम्मा मैंने लिया, एक तो ये है। दूसरा, जब आप सड़कों पे निकल के बैगिंग करेंगे तो फिर पूरी दुनिया में क्या इमेज जाएगा आपका कि स्टेट जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं हो रही अपने शहरियों की, क्योंकि उनको रोज़गार फ्राहम करना है तो मिन जाना बल्ला है, लेकिन ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो लोगों को रोज़गार दे। और इसका जो इम्पेक्ट आएगा वो ये आएगा कि जब ये ऑपरेशन होगा, कानून यानी सेनेट से बिल पास हो गया, अब वो पार्लियामेंट में आएगा, फिर वो कानून का हिस्सा बन जाएगा और इसमें 7 साल गालबन या 10 साल 7 साल कैद और 10 लाख रुपए तक जुर्माना की सज़ा तजवीज़ की गई है। और इसके हवाले से जो है एक तो ये हमारी और आपकी जान छूटेगी, और बाकी जो अगर हम इसका ये पहलू हमारे ज़हन में हो कि वहाँ पर ये आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये प्रोफेशनल बैगर्स हैं या नहीं है। मैं ये ज़िम्मेदारी के साथ बात करता हूँ कि जो प्रोफेशनल बैगर्स होंगे, जब उनको ये पता चलेगा कि ये सज़ा तजवीज़ कर दी गई है, तो वो अपने जो माफियाज़ हैं, जो ग्रुप हैं, वो ज़ाहिर है उनके पास चली जाएंगे। ये बाकायदा इन्होंने घर रेंटल बेसिस पे ले हुए हैं, ये थोड़ा सा रिमोट एरियाज़ में, वहाँ से ये वैन भर के लाते हैं। फिर ये मुख्तलिफ ग्रोह हैं, जैसे बदमाश लोग भत्ता मांगते हैं ना, तो उन्होंने इलाके अपने डिवाइड किए होते हैं, जी इस एरिया में आपने नहीं आना, इसमें आपने नहीं आना, वो छोड़ के जाते, ठेके बाकायदा ठेके लिए दिए होते हैं, ठेके दिए होते हैं। तो ये ठेकेदारी पे चढ़ाया हुआ प्रोफेशनल बैगिंग का निज़ाम, उसके ऊपर बहुत बड़ी चोट है। और उससे जो है हमारा एक अच्छी एक पिक्चर जो है वो पूरे अक़वाम आलम में जाएगी कि ये कोई भीख मांगने वाले, ये कोई मंगते लोग नहीं हैं, ये उनके हाथ पांव सलामत है, उनको मेहनत करनी चाहिए, उनको चे जाए कि वो जो है वो जो हकदार है उनका भी हक छीने। अब रमज़ान शरीफ की आमद है, उसमें ज़कात है, हमारे उशर ज़कात का निज़ाम मौजूद है। गवर्नमेंट जो है वो BISP प्रोग्राम के तहत लोगों के घरों तक जा रही है। ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना कि ग्रो इस मकरू धंधे में हों और लोगों को एक ऐसा धंधा जो इंसानियत की तज़ील वाला धंधा है उसको करने पे मजबूर करें और अपना पेट पालें। रात ब्रेक की जानिब जाते हैं, वापस आते हैं और शेख साहब से एक दो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं कानूनी एतबार से, हमारे आज के टॉपिक के हवाले से। ब्रेक की जानिब जाते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। अखबार हम वापस आ चुके हैं और शेख इजाज़ हमारे साथ मौजूद हैं और कानूनी एतबार से हम आज जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो बैगिंग है वो सज़ा याफ्ता एक अमल है, इस पर सज़ा मिलनी चाहिए या नहीं, और कुछ मज़ीद पहलुओं पर भी हम बात करें। अच्छा शेख साहब, आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है, ये जो आपके घरों में भी आ जाते हैं लोग और बैगिंग या मांगने के तौर पर ख़वातीन को बुलाते हैं। हमने कुछ वाक़यात ऐसे देखे और सुने भी हैं, बाकायदा फुटेजेस मौजूद हैं कि लोग या घर की ख़वातीन दिन के वक्त दरवाज़ा खोलती हैं और फिर वो कार्रवाई डालते हैं और चोरी और डकैती के मामला भी होते हैं। तो इनको हम किस तरह से कवर अप कर पाएंगे ओवरऑल? देखें ना जी, ये तो यानी पूरी कौम को जिसका दरवाज़ा कोई नॉक करता है, हमें इस बात का बतौर सिटीज़न हमें वेल अवेयर होना चाहिए कि जी हमारे डोर के ऊपर कोई बंदा आया है, उसको हम एक्सेस ना दें अपने घर तक। सिविल सोसाइटी के आम लोगों के जो हैं वो उनके भी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं, कुछ गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। तो वो अगर कोई ऐसा हैपन होता है, मैं वही कह रहा हूँ ना कि ये मुनज़्ज़म ग्रोह हैं जो काम कर रहे हैं और इन्होंने जो है वो इस काम पे छोटे छोटे बच्चों को, मासूम बच्चियों को लगाया हुआ है, जो कि मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा जुर्म है। और जब ये कानून नाफिज़ अमल होगा तो सड़कों के ऊपर आपको जो लोग बैठे जो नज़र आ रहे थे, जो दीगर लोगों का जो हकदार है उनका, ये कारोबार बना लिया ना। तो कारोबार में और किसी के ज़रूरतमंद होने में बड़ा फ़र्क है। फ़र्ज़ करें
ए जो है वो ज़रूरतमंद है, वो किसी एक जगह पे वो रहायश पजीर तो होगा ना। तो जब ए ज़रूरतमंद है, वो रहायश पजीर है, तो उसके कोई अजीज़ो कारब भी होंगे, वो उसको हेल्प आउट करेंगे जेन्युइन बंदे को। जो जेन्युइन बंदा होता है वो तो बेचारा हाथ फैलाने से यानी कतराता है कि उसकी इज्जत नफ्स जो है वो मजरू ना हो। तो ये जेन्युइन लोग नहीं है, ये सारे प्रोफेशनल हैं। इसलिए जब ये लोग एक बंदा किसी का रिश्तेदार है, बहन भाई है, अजीज़ है, किसी का बेटा है, किसी की बेटी है, बेवगान है, मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तानी नेशन है, मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ पूरी कौम को कि ये जो हमारी कौम है ये 7 टॉप नेशंस में है फिलंथ्रॉपी के हवाले से और चैरिटी के हवाले से। हमें इस पे फ़ख्र होना चाहिए। और जब ये प्रोफेशनल बैगिंग जब ये प्रोफेशनल बैगिंग रुक जाएगी तो फिर जो ज़रूरतमंद होंगे ना, तो सोसाइटी हमारी बड़ी अच्छी है। किसी की बेटी की शादी आ जाती है, चाहिए जाए कि वो सड़कों पे जाए। अब जो चीफ मिनिस्टर साहबा ने धीरानी प्रोग्राम किया है, उसके ऊपर सैकड़ों हज़ारों जोड़े जो हैं वो उनकी शादी भी हुई है, मुस्तक भी हैं, उनको जो है वो इज्तिमाई शादियाँ हमारे जो समाजी रहनुमा हैं, जो हमारे फिलंथ्रोपिस्ट हैं, जो मुखय्यर हज़रात हैं, वो करते रहते हैं। वो जेन्युइन लोग, वो जब ये जिसे कहते हैं ना छानना लग जाएगा ना, तो जेन्युइन एक पास हो जाएंगे और प्रोफेशनल एक पास हो जाएंगे। अच्छा सर, मैंने भी एक्सपीरियंस किया है और आपने भी किया होगा कि जब आप इनको निगलेक्ट करते हैं, स्पेशली ये जो पेशा वराना लोग हैं, तो ये फिर आगे से आपके साथ आपको गालियां भी देते हैं, मारधाड़ भी करते हैं, बदतमीजी भी करते हैं, और इवन दो कई लोगों की गाड़ियों के शीशे भी तोड़ जाते हैं, मतलब गुस्से में साइड मिरर तोड़ दिया या जाते जाते कोई ईंट पत्थर मार दिया। तो इस हवाले से आप जरा मशवरा दीजिए कि ऐसे मकामात पर पुलिस का होना किस कदर ज़रूरी है, और ऐसे मकामात पर कानूनी चाराजोई अगर करनी हो तो वो कैसे हम अमल में ला सकते हैं? देखिए, वो तो अगर कोई बंदा फर्ज करे किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाता है तो वो बंदा 15 पे कॉल कर सकता है। पुलिस तो एंगेज नहीं जा सकती ना। पुलिस को क्या पता है कि किसी ने मांगना है और मांगने के बाद रिएक्शन आना है, फिर उसने कोई शीशा तोड़ना है या कोई उसने किसी को हिट करना है। ये तो एक सीधा सा अमल है कि इसके ऊपर कानूनी तौर पे आप 15 पे कॉल करते हैं कि ये कोई हैपन हो गया है, पुलिस वहाँ पे रश करती है। और पुलिस का जो बड़ा अच्छा निज़ाम है 15 कॉल के हवाले से, वो रिकॉर्डेड कॉल होती है और उसके ऊपर हर हाल में जो है वो एक्शन होता है। ये मेरे पर्सनल नॉलेज है। मैं नाजरीन को भी बताना चाहता हूँ कि जो आप 15 पे कॉल करते हैं वो रिकॉर्डेड कॉल होती है और पुलिस उसके ऊपर कार्रवाई करती है। ठीक है। और दूसरी जो बात है कि जो लॉ इन्फोर्समेंट की कि वो कैसे होगा, तो वो सीधा सा है, जब ये यानी बिल पास हो जाएगा, ये एक मुसवदा कानून बन जाएगा, तो उसके बाद इसकी इन्फोर्समेंट आज खुद शुरू हो जाएगी। कोई प्रोफेशनल बैगर होगा, पुलिस उसको ले जाएगी और उसके ऊपर जो है वो जुर्माना करेगी। सर 2.5 करोड़ के करीब इस टाइम पाकिस्तान के अंदर 2.5 करोड़ के करीब मांगने वाले लोग मौजूद हैं, और मैं आपको बताता चलूं कि $42 बिलियन सालाना सिर्फ बैगिंग इकट्ठा कर रही है पाकिस्तान में, और ये पाकिस्तान की 12% की जीडीपी से भी ज़ायद है। ठीक है, तो ये अब आप एक पिक्चर आपके सामने है। अब इन 2.5 करोड़ लोगों को जो कि पेशा वराना है, इनको जेल में डालना, इनको बंद करना, क्या ये इतने सोर्सेज हमारे पास हैं कि हम इन सबको पकड़ सकते हैं? ये जब लॉ इन्फोर्स हो जाएगा और अगर कोई ये एक्ट करेगा, उसको पता चल जाएगा, इसकी बाकायदा तशहीर होगी कि जी ये जो है वो प्रोफेशनल बैगर जो हैं वो ज़रा वो जिसे कहते हैं मुश्तरी होशियारबाज वाली बात कि तगड़े हो जाए, भी अब लॉ आ गया है, तो मेरा ख्याल है वो खुद ही सारे भाग जाएंगे। और फर्ज करें एक बंदे ने ठेका लिया हुआ है एक जगह का, कि उसका 5 लाख का ठेका है। तो ये ठेका देता लेता कौन है, जरा ये तो बताएं जरा। ये अब मुझे तो नहीं पता, लेकिन ये तो कह लेना कि टॉक ऑफ द टाउन है ना, कि ये लोग ये माफिया ये काम करते। तो ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था जो अब होने जा रहा है। फर्ज करें एक चौक कचहरी बाजार है जी, उसका ठेका है जी किसी का 2 लाख का। वो जब अपना बंदा वहाँ पे खड़ा करेगा या 2-4 बंदे खड़े करेगा कि इस रेडियस में आपने मांगना है, तो उसका जब डेली बेसिस का जो ठेका है या मंथली, उसमें 4 दफ़ा उसके बंदे पकड़े गए और उसको सजा हुई और उसको 10 लाख रुपया जुर्माना हुआ, तो वो खुद ही भाग जाएगा और वो सामने भी आ जाएगा। वो सामने भी आ जाएगा, एक्सपोज भी हो जाएगा। और फिर पुलिस जब उसको पकड़ेगी इस कानून के तहत, फिर वो अपना नेक्सस भी बताएगा
वो जब इन्वेस्टिगेशन होगी वो बताएगा जी मुझे फलां साहब चला रहे हैं और उनकी रहायश फलां जगह पे एक चेन है जो सामने आएगी, वो चेन जो है वो एक्सपोज होगी और आप देखेंगे कि इसका बड़ा अच्छा इम्पैक्ट आएगा सोसाइटी के। हमें नहीं पता कौन रोड के ऊपर खड़ा है और वो इतने कारीगर लोग हैं कि कचहरी में आके ना वो बंदा परेशान होता है, उसको या अल्लाह तेरी जमानत करावे तो वो उसके इमोशंस के साथ खेलते। तो एक तो हमें अपने काबू डालना चाहिए जज्बात के ऊपर कि हम किसी को कोई चीज़ ऑफ़र ना करवाएं। हम जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर आपने किसी को हेल्प आउट करना है तो पहले आप अपने अजीज़ो कारब में देखें, फिर आप जो है वो अपने हमसाये में देखें, आप दाएँ देखें बाएँ देखें, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसके मुताबिक हम अगर इनको डिस्करेज करेंगे, एक तो ये मैं पैगाम देना चाहता हूँ हमें डिस्करेज करना चाहिए, और दूसरा मैं उनको वार्न करना चाहता हूँ, उनको बताना चाहता हूँ एज ए लॉयर भी और एज ए एक पार्टी के ज़िम्मेदार होने के नाते कि हमारी गवर्नमेंट ने आवाम की बेहतरी के लिए और उनके जो है वो प्रोफेशनल बैगर्स को डिस्करेज करने के लिए एक बिल बना दिया है। वो पार्लियामेंट से पास हो जाएगा तो आप लोगों को ये वार्निंग है कि आप लोगों को बहला फुसला के ठेके के ऊपर ये काम करना बंद करें, उनको बाइज़्ज़त रोज़गार करने दें, और फिर जिनके पास फ़र्ज़ करें रोज़गार नहीं है वो अपनी एप्लीकेशन दें। डिपार्टमेंट खुले हैं, अल्लाह का शुक्र है कि लोग जो हैं वो अपना कारोबार करते हैं बाइज़्ज़त। तो इस कह लें कि इंसानियत की तजदीद वाले शोबे से इसको फैलाने से और लोगों को प्रोफेशनल बैगिंग पे मजबूर करने पे इंस्टिगेट करने के ऊपर वो बाज रहे, क्योंकि कानून अब हरकत में आएगा। बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त का। खबरें ज़रा आइए आगे बढ़ते हैं और प्रोग्राम में मज़ीद चीज़ें शामिल करते हैं। टॉपिक है हमारा एंटी बैगिंग ऑपरेशन, जो कि आने वाले दिनों में शुरू होने जा रहा है, और कानून क्या कहता है, कुछ चीज़ें हमने आज के प्रोग्राम में शामिल की। आइए आगे बढ़ते हैं, चीज़ें शामिल करते हैं हमारे साथ। ख़वातीन हज़रात, जब हम बात गदागरी की करते हैं, जब हम बात किसी के सामने हाथ फैलाने की करते हैं, मांगने की बात करते हैं, तो इसमें दो तरह के लोग हैं, एक वो जो मुस्तहिकीन है और एक वो जो पेशा वराना है। और आज के प्रोग्राम में जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि जो पेशा वराना मांगने वाले लोग हैं, इनको डिस्करेज करने के लिए, इनके ख़ात्मे के लिए और इस पर इसकी रोक करने के लिए बाकायदा अब बिल पास हो रहा है और गवर्नमेंट अब एक्शन लेने जा रही है। एंटी बैगिंग ऑपरेशन जो है वो आने वाले दिनों में शुरू हो भी जाएगा, जो कि काफ़ी देर से ज़रूरत भी थी। अब इस पर एक ऐसा पहलू है जिस पर बात करना और इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाना वो बहुत ज़रूरी है। इस्लामी तालीमात की रोशनी में हम अगर गदागरी पर बात करें तो किन किन पहलुओं पर बात होना बहुत ज़रूरी है, और फिर जो हाथ फैलाना या जो मांगने की बात है, इसके पीछे रीज़न्स कौन कौन सी हैं, इस हवाले से भी बात करेंगे। तो इस्लामिक रूह से क्या इस चीज़ पर हम बात कर पाते हैं और इसकी डिटेल क्या हम हासिल कर पाते हैं, वो आप तक पहुंचाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम हमेशा जब इस किस्म की डिस्कशन हो तो हमारे साथ हमेशा हम तनवीर भाई के पास आते हैं, मोहम्मद तनवीर राठौर। आप एक तो इस्लामिक स्कॉलर भी हैं, डिस्कशन भी करते हैं, और जब भी हम इस किस्म के टॉपिक्स पर इनसे गुफ्तगू करते हैं तो बड़ा एक मुस्तनद चीज़ें जो हैं वो हमें सुनने को मिलती हैं इनसे। सो इस हवाले से आज हम तनवीर भाई के पास दोबारा मौजूद हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि गदागरी इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कहती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तनवीर भाई कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। तनवीर भाई, बिल पास हो रहा है, जो पेशावराना गदागर हैं, पेशावराना जो मांगने वाले लोग हैं, अब इसकी रोकथाम है, क्योंकि हर गली चौराहे में, घरों में, गलियों में, बाज़ारों में इस कदर बढ़ गए हैं कि लोगों के लिए एक तो सफ़र करना मुश्किल हो गया है, किसी जगह पर बैठना मुश्किल हो गया है, फैमिलीज़ का अपनी फैमिली को कहीं लेकर के जाना आने में बड़ी मसाइल हो गए हैं। तो मुझे पहले ये बताइए कि हमारी जो इस्लामी तालीमात है गदागरी के हवाले से क्या कहती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा बॉबी भाई, आप माशाल्लाह ऐसे जो बहुत हमारे वक्त की ज़रूरत है, ऐसे मौज़ूआत पर मुख्तलिफ़ औक़ात में आपके प्रोग्राम्स के हवाले से भी आप लोगों तक अवेयरनेस देते रहते हैं। जहाँ तक आज का ये क्वेश्चन है और आपका जो मौजू है गदागरी के हवाले से, सबसे पहली बात यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और नबी अल्लाह रब्बुल करीम ने कुरान मुक़द्दस की सूरत में और मुस्तफ़ा की सारी ज़ारी हयात मुबारका की सूरत में इंसानियत के लिए, सिर्फ मुसलमान नहीं सारी इंसानियत के लिए एक ज़ाब्ता हयात है।
और उसके मुताबिक जो बंदा चलता है और जो काम बंदा करता है अल्लाह के अहकामात और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और शरीयत के उसूलों के मुताबिक, तो यकीनन वही कामयाब और वही कामरान है और वही मुतमईन ज़िंदगी है। जहाँ तक ये जो मौजू है और बड़ा अहम मौजू है, और अगर इस पर बात की जाए तो शायद घंटों भी इस पर बात की जा सकती है, क्योंकि इस वक्त हमारे माशरे के अंदर जिस तरह ये गदागरी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, इसके लिए शरीयत मुहम्मदी और दीन इस्लाम बड़ी शिद्दत के साथ मजम्मत करता है। और कहीं पर भी किसी जगह पर भी ऐसे किसी भी शख्स की कहीं पर भी दीन इस्लाम पुश्त बनाई करता हुआ नज़र नहीं आता। उसकी रीज़न क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा किसी के सामने सवाल दराज करता है, किसी से भीख मांगता है, किसी से मांगता है, उसकी कुछ शरीयत ने कुछ सूरतें रखी हैं, लेकिन वो भी एक लिमिट तक है। अगर कोई बंदा इस तरह करता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कल क़यामत वाले दिन उस बंदे का जब अल्लाह की बारगाह में पेश किया जाएगा या उठाया जाएगा, उसके चेहरे पर गोश्त नहीं होगा, यानी कि उसको हड्डियों का ढांचा होगा जो लोगों के सामने भीख मांगता है। अगर फ़ी ज़माना हम देखें, ये जो इस वक्त माफियाज़ की सूरत में बन चुका है ये गदागरी, और चूँकि रमज़ान मुबारक की आमद है, हमारी जिस भी गली बाज़ार में चले जाएँ, मसाजिद के अंदर चले जाएँ, मज़ारात पे चले जाएँ, ख़ासकर जब हमारे जो सिग्नल्स होते हैं, जहाँ पर जब ट्रैफिक वो बंद होते हैं, तो जब लोग रुकते हैं, तो यहाँ पर और यहाँ तक भी, बल्कि मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक कि अब इनके जो सिग्नल्स हैं और चौक हैं और इलाका जाते हैं, वहाँ का उनका ठेका होता है, बाकायदा एक माफिया, और उसकी वजह से फिर हमारे जो मुस्तहिकीन हैं उन तक वो हक उनका नहीं पहुँच सकता। क्योंकि वो हमें ऐसा लगता है कि अब हम दे तो रहे हैं, क्योंकि देखें हम सदका खैरात करते हैं और यही सोच कर रखते हैं कि चलो यार दे तो रहे हैं ना, तो जो मुस्तहिकीन हैं वो पीछे रह जाते हैं। बॉबी में मसला ये है कि हमारी असल में ये कम इल्मी की वजह से और हमारी लाशऊरी की वजह से इन लोगों को ज़्यादा हम प्रमोट कर रहे हैं और ये लोग बढ़ते जा रहे हैं। उसकी रीज़न क्या है कि जिस तरह आपने कहा, हम जाते हैं वहाँ पे एक बंदा आ जाता है, बच्चियाँ छोटी छोटी वहाँ पे होती हैं, बच्चे होते हैं, कुछ ज़ईफ़ उम्र लोग होते हैं वहाँ पे, तो मैंने 10 रुपये निकाल के दे दिए, 20-50 निकाल के दे दिए, तो फिर इस तरह उन लोगों की हौसला शिकरी के बजाय उनका हौसला बढ़ता है कि यार ये काम तो बड़ा अच्छा काम, बहुत आसान और अच्छा भला माशाल्लाह इनकी दिहाड़ी लगती है, हाँ जी, हर जगह पे। तो उसकी वजह से होता क्या है कि जो लोग मुस्तहिक हैं, और हमें इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए, हम हर मोहल्ले के अंदर रहते हैं, हमारे रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब, ताल्लुक, और सबसे पहले कराबतदारों का हक़ है। हमें देखना चाहिए कि हमारे कराबतदारों में, हमारे मोहल्लेदारों में, रिश्तेदारों में कौन ऐसे लोग हैं मुस्तहिक हैं कि जिन तक हम अपने वो सदक़ात और ख़ासकर ज़कात के बारे में, क्योंकि हमने उस ज़कात को भी इसी तरह तकसीम कर दिया है, उसको जी 100 उसको दे दिया, 50 दे दिया, 500 दे दिया, उसकी वजह से इनका हौसला बढ़ता है और ये काम ज़्यादा बढ़ता चला जाए। अच्छा तनवीर साहब, मुझे बताइए, ये जो हम करते हैं कि यार जितने हाथों में जाएगा, जितने लोगों में बांटा जाएगा, उतना ही अल्लाह का सवाब होगा, तो बांट कर दें, ज़्यादा दें, जिसमें कोई मुस्तहिक है या नहीं है, इस चीज़ की फ़िक्र किए बगैर, क्या ये बात सही है? हाँ सर, इसमें मैं इससे इख्तलाफ करूँगा। उसकी रीज़न ये है कि हमारी इसी सोच की वजह से आज पूरे पाकिस्तान के अंदर आप किसी भी शहर में आप चले जाएं, आप किसी भी जगह पे चले जाएं, आपको ये एक माफियाज़ की सूरत में नज़र आएंगे, और आप खड़े होते हैं तो आपके पास 5, 7, 10 बंदे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, और उसकी वजह से ये फिर हमारे नौजवान और अच्छे भले कड़ी और जवान होते हैं और वहाँ पर भीख मांग रहे होते हैं। उसकी वजह ये है, उनको पता है यहाँ से हमें माल मिल रहा है, हमारी दिहाड़ी अच्छी भली लग रही है, हमारा गुजारा हो रहा है, और अच्छा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें अगर हम लोग, और मैं यहाँ पर आपके इस चैनल के वसातत से ये मैं अपने नाज़रीन से ये कहना चाहूँगा कि खुदारा ऐसे लोगों की हौसला शिकनी करें। आप कोशिश करें कि ऐसे लोगों को हम उस यार काम काज पर लगाएं, उन लोगों को कहीं पे मजदूरी पे लगाएं, वो कोई काम कर सकते हैं, और अगर नहीं तो आप उसका एक तरीकाकार है कि आप उनके लिए एक बजट बनाएं, और जो आप साहिब सरवत लोग हैं उनके लोग गुरबा की खिदमत करनी चाहिए, उनका बिल्कुल उनके साथ आपने मदद करनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि हम जिस तरह के ये माफियाज़ और रमज़ान मुबारक में ख़ासकर जो एक तूफ़ान होता है, तूफ़ान बदतमीज़ी, और अब तो यहाँ तक कि अगर कोई बंदा ना दे तो उसके साथ फिर ये लड़ने झगड़ने में लग जाते हैं। तो उसके लिए जो लोग हैं उनसे गुजारिश ये है कि ऐसी सूरत में ऐसे लोगों को कुछ भी देना ये किसी सवाब की ज़ुमरे में नहीं आता। ये मैं तो इसको ये समझता हूँ कि ये शायद गुनाह के ज़ुमरे में। बेहतरीन तरीके का देखें, कुछ हम चीज़ें जानते हैं कि जैसे हम सबसे पहले हक आपके रिश्तेदारों का है, फिर आपके हमसायों का है, फिर जान पहचान के लोगों का है। मुझे अब क्योंकि अब रमज़ानुल शरीफ आने वाला है और सदक़ात खैरात का सिलसिला होता है, मुझे थोड़ा हमारे देखने वालों को एक वो तरीका बताएं जिससे सवाब भी हासिल हो, जिससे ऐसे लोगों की जो पेशा वराना है इनकी हौसला शिकनी भी हो, और जो मुस्तकीन है उन तक वो हक उनका पहुँचे भी। इसके लिए सबसे बेहतरीन ये है कि आप जिस मोहल्ले में रहते हैं, और सबसे पहले आपके रिलेटिव्स हैं, आप उनमें देखें। यकीनन ये निज़ाम कुदरत है, किसी को अल्लाह ने ज़्यादा नवाजा है, किसी के पास नहीं है, और कहीं ऐसे सफ़ेद पोश और
ऐसे माशरे के अंदर कि जिनके घर में खाने के लिए कुछ भी लेकर वो किसी से भीख नहीं मांगते, किसी से सवाल नहीं करते, उनकी इज्जत नफ्स इस बात की इजाज़त नहीं देती। तो उसके लिए हर मोहल्ले के अंदर और ख़ासकर पहले रिलेटिव्स के अंदर हमें देखना चाहिए कि कोई ऐसे लोग हैं, कोई यतीम लोग हैं, कोई मसाकीन है, वो ज़रूरतमंद है। देखिए 10-20 से किसी का कुछ बने कि नहीं बनता। अगर वही अब हम 1000, 500, 2000, 10,000 करके अगर देते हैं, किसी की हेल्प करते हैं, तो उससे उसका गुजारा भी हो जाएगा, उसकी इज़्ज़त भी मजरूरी होगी और वो अपने घर के अंदर गुजर बसर भी करेगा और इन लोगों का इनकी हौसला शिकरी भी होगी। उसकी वजह यह है कि हम अपने माशरे के अंदर अपने जो रिलेटिव्स में नहीं देखते, अपने इर्दा गिर्द नहीं देखते, मोहल्ले में नहीं देखते, अपने उन लोगों की तरफ नहीं नज़र दौड़ाते, तो फिर हम चौक में जी ठीक है अभी हमने सदका कर दिया, तो ये मेरे ख्याल से मेरा ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये सदका नहीं है, ये बल्कि एक हम माफिया तैयार कर रहे हैं और जिस माफिया ने इस वक्त हमारे पूरे मुल्क पाकिस्तान को अपनी लपेट में लिया हुआ है। बहुत शुक्रिया तनवीर, बहुत शुक्रिया। आइए आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम में मज़ीद चीज़ें शामिल करते हैं, हमारे साथ रहिए। हज़रात सिर्फ पंजाब ही नहीं, इनफैक्ट पूरा पाकिस्तान जो पेशावर भीख मांगने वाले लोग हैं इनसे भरा पड़ा है। और जैसे कि एक आदाद शुमार में प्रोग्राम के आगाज़ में भी हमने शामिल किया कि तकरीबन 2.5 करोड़ के करीब इस टाइम जो हमारे पास नंबर पहुंचा है वो बेगर्स का है, वो भीख मांगने वालों का है। और आने वाले दिनों में ऑफ कोर्स जिस तरह से बिल की मंजूरी की भी हम उसकी तवक्को रखते हैं और उसमें काफ़ी चीज़ें ऐड ऑन होंगी, उसमें जांचना भी थोड़ा इजी हो जाएगा कि कैसे आप फाइंड आउट कर पाएंगे कि कौन रियल में डिज़र्विंग है जिसकी मदद करनी चाहिए और कौन नहीं है, कौन पेशावराना है। सो अब मैं इस हवाले से कुछ बड़ी डीप डिस्कशन करना चाहता हूँ और अभी मैं सोशल वेलफेयर ऑफिस मौजूद हूँ। खालिदा रफ़ीक साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, आप डायरेक्टर सोशल वेलफेयर बैतुल माल फैसलाबाद डिवीज़न हैं। कीमती वक्त इनसे लिया है हमने 5 मिनट और मैम से हम बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन थोड़ी सी इस हवाले से करना चाहेंगे। मैम कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र, फाइन जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा मैम, ये जो भीख मांगने वाले लोग हैं ये दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं, इजाफा होता चला जा रहा है और जैसे कि मैंने आपके सामने अभी नंबर भी शेयर किया कि तकरीबन 2.5 करोड़ के करीब अब तक जो एक आदाद हम तक पहुंचे हैं कि इतने भीख मांगने वाले लोग हैं। और मेरे ख्याल से इसमें शायद पेशावराना ज़्यादा होंगे, जो रियल में डिज़र्व करने वाले लोग हैं वो बहुत कम होंगे। काइंडली सवाल से सबसे पहले बताइए क्या कहेंगे आप? जी बहुत शुक्रिया, और बड़ा एक संजीदा टॉपिक है जिसके ऊपर आपने बात की और मुझे मौका दिया। ये एक बहुत पुरानी और लंबी दास्तान है जिसके ऊपर आप ये समझें कि जब किसी के पास करने के लिए कुछ नहीं होता तो उसको सबसे ज़्यादा आसान ये लगता है कि यूँ हाथ कर देना, क्योंकि हाथ फैलाना लेकिन ये उन लोगों के लिए मुश्किल है जो अपने ज़मीर की आवाज़ सुनते हैं, जिनके अंदर अपनी इज़्ज़त नफ्स जो है वो होती है। लेकिन जिस तरह से अभी हम लोग मौजूदा ज़माने में देखते हैं कि हर रोज़ जब हम सड़कों पे, चौक पे, मुख्तलिफ़ गलियों में, बाज़ारों में फिर रहे होते हैं तो हमें हर जगह पर चौक में पेशावर भिखारी नज़र आते हैं। उसमें अगर आप एक चीज़ और नोटिस करें कि जो अडल्ट्स हैं वो तो एक तरफ, अब उनके साथ उनकी फैमिलीज़ में जो उनके बच्चे हैं, पूरी फैमिली है। और जिस तरह से वो एक छोटे बच्चे को, लिटरली मैंने एक ऐसी फैमिली को भी देखा जिसका वो बच्चा शायद वो मुश्किल से बोल पा रहा है और वो जो डायलॉग्स कह रहा है वो आपके दिल को चीर देते हैं, मतलब हिला देते हैं कि ये क्या करें अपने बच्चों के साथ। तो इतने फूल जैसे खूबसूरत बच्चे हैं जिनको उन्होंने हाथ फैलाने पे और वो एक प्रोफेशनल उनको गदागर बनाने के लिए अपना पूरा फोकस, इसमें बहुत सारी चीज़ें मतलब मैं समझती हूँ कि हमारे पार्ट के ऊपर हैं, हमारे पार्ट के ऊपर भी हैं। बाकी तो जो गवर्नमेंट के हैं वो आपको भी पता है कि हर लेवल के ऊपर गवर्नमेंट की यही कोशिश होती है कि अपने मुआशरे को बेहतरीन बनाने के लिए अपना जितना भी एक मुस्बत और किरदार वो अदा करते हैं, अपने तमाम जो रिसोर्सेज हैं उसका भी इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं फैसलाबाद सिटी की बात करूं तो तकरीबन कुछ 14-15 साल से तो मैं भी इस कैंपेन का हिस्सा हूं, क्योंकि हम लोग खुद इस कैंपेन को रन करते हैं डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया के साथ मिलकर, पुलिस डिपार्टमेंट के साथ मिलकर, मीडिया एंटी बैगिंग कैंपेन, मीडिया हमारे साथ होता है, ट्रांसपोर्टेशन इस्तेमाल होती है, रिसोर्स इस्तेमाल होते हैं, हमारा रिसोर्स होता है। लेकिन इतने सालों की कैंपेन चलाने के बाद भी इसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। हाँ, जब ये कैंपेन चल रही होती है थोड़े दिनों के लिए वो लोग अंडरग्राउंड हो जाते हैं या गलियों मोहल्लों में चले जाते हैं, तो मार्केट्स में या मेन रोड्स के ऊपर वो कम आते हैं, लेकिन ये सिलसिला रुकता नहीं है। तो इसके लिए तो बाकायदा एक कानून साजी की ज़रूरत होनी चाहिए जिसके अंदर सारी चीज़ें फ्रेमवर्क के अंदर हों कि कैसे होना चाहिए, अदरवाइज़ ये बड़ा मुश्किल है कि हम इन लोगों को कंट्रोल कर सकेंगे। जी अच्छा मैम, जैसे हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है अभी ज़ाहिर बात है कि आने वाले वक्त में मज़ीद क्लैरिफाई भी हो जाएगा और ऑथराइज भी चीज़ें हो जाएंगी कि 7 साल की सज़ा की बात हो रही है, 10 लाख रुपये जुर्माने की बात हो रही है। देखें ये तो होगा, बहुत अच्छी बात है जब
इतना बड़ा कोई 1-2 लोग 10, 15, 20 लोग भी पकड़े गए ना तो बाकी सबको कान और खबर हो जाएंगे। लेकिन हमें ये लगता है कि इस बीच में कहीं जो डिजर्व विंग बंदा है या कोई डिजर्विंग फैमिली है, कहीं वो ना इस रगड़े में आ जाएं। हम इनमें डिफरेंशिएट कैसे क्रिएट कर पाएंगे? आप अपने तजर्बे के मुताबिक ज़रूर हमें बताइए कि ये हमारे लिए, या हम, क्योंकि आम लोग भी हमें देख रहे हैं और हम आते जाते लोगों को पैसे देते हैं, सदका खैरात करते हैं, लेकिन हमें उनको डिफरेंशिएट करने में कौन सी चीज़ें आप अपने तजर्बे से बताएंगी कि ये ज़रूर नोटिस किया करें? बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है और जज करना भी बड़ा इसको मुश्किल है। लेकिन मैं एक बात बताऊं कि जो डिज़र्विंग है ना वो हाथ नहीं खिलाता। सबसे पहले वो अपनी इज़्ज़त नफ्स को लेके, अपनी खुदी को लेके वो मेहनत करेगा, मजदूरी करेगा। वो किसी रिश्तेदार दोस्त के सामने तो अपना दुख दर्द बयान कर सकता है, लेकिन बहुत कम लोग होंगे जो इस तरह से रोड के ऊपर आकर, और उनके और प्रोफेशनल लोगों के आप उनके बिहेवियर्स को चेक कीजिएगा। उनके बिहेवियर में जो मैच्योरिटी है ना, जो प्रोफेशनल है, वो उसकी टोन ही कुछ और होती है। जो डिज़र्विंग है ना वो थोड़ा जैसे हेजिटेट करेगा, हिचकिचाएगा, कभी वो मतलब बात करते हुए उसको परेशानी होगी, तो वो लोग नहीं। स्पेशली उसमें भी जो ख़वातीन है जो बहुत ऐसी फैमिली से बिलोंग करती हैं, वो कोशिश करेंगे कि मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालें, लेकिन वो भीख को नहीं करेंगे। लेकिन ये वाकई बड़ा मुश्किल है। लेकिन रोड्स पर खड़े हुए मोस्टली लोग माफिया के लोग हैं, जिनको पूरा एक ग्रुप जो है होल्ड किया होता है पूरे चौक को। ठीक है, आप पूरे शहर का सर्वे करें, आपको शिफ्ट्स चेंज होती हुई नजर आएंगी। एक ग्रुप शाम को होगा। इसी तरह से उनके लिए मैंने खुद लोगों को देखा है कि जो उनको वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी दे रहे होते हैं कि सुबह उनको वो वहाँ पिक एंड ड्रॉप दे रहे होती हैं। इसी तरह से अगर आप सरगोदा रोड पे जाएं तो कुछ फैमिलीज़ हैं, ख़वातीन हैं, जो 1 या 2 बच्चों को रात के वक्त, जबकि इतनी ठंड भी है आजकल और सारा कुछ था, वो वहाँ पे छोटी सी आग जला के बच्चों को, पहले मुझे लगा कि ये फैमिली बड़ी डिज़र्विंग है, हम आते जाते मेरे बच्चों ने भी बड़ा ऐसा, हम उनको थोड़ा सा ना कर देना। उसके बाद मैंने उससे पूछा तो उसके साथ ही एक और फैमिली दोनों ऑपोजिट साइड के ऊपर आके बैठ गई, और मैंने फिर जब ये देखा कि उनको एक फ़ैमिली जो है गाड़ी में या जो भी उनकी ट्रांसपोर्टेशन है उसमें उसको छोड़ने आती है और वक्त मुकर्रर के ऊपर उसको वापस लेकर जाती है। बच्चों को उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसी केमिकल्स, कोई मेडिसन्स, कोई ड्रग्स वाली इस तरह की चीज़ें दी होती हैं कि बच्चे हमेशा वो उसमें रहते हैं, डिजीनेस में रहते हैं, गनूदगी में रहते हैं, उनको नहीं पता ठंड है, गर्मी है, सर्दी है, कपड़े तो ये नहीं, मतलब जितना इतना पैथेटिक सिचुएशन होती है कि ना चाहते हुए भी बंदा कहता है कि नहीं, क्योंकि उस वक्त खौफ खुदा होता है कि इंसान को ये याद आता है कि अल्लाह नहीं पता है मेरे लिए क्या सोच रखा है। तो ये इंसान की साइकी के साथ, उसके माइंड के साथ खेलती हैं, और इस तरह के हमारे जज्बात हो जाते हैं कि हम चाहते हुए भी और ना चाहते हुए भी हम वो काम कर जाते हैं जो हमारी इंटेंशंस में होता नहीं है। और हमेशा हम दूसरों को भी एजुकेट करते हैं और ख़ुद को भी कहते हैं कि नहीं डिस्करेज करना चाहिए, लेकिन वो सिचुएशन सामने ऐसी होती है, अल्लाह और रसूल का वास्ता दे के जब इस तरह के, तो ये जो इस तरह की, आप ये सोचें कि आप उनकी नफ्सियात को सोचें कि वो किस तरह से इंसान के माइंड को, एक आम जो डिज़र्विंग बंदा है ना वो ऐसा नहीं कर सकता, वो उसका प्रोफेशनल एटीट्यूड हो ही नहीं सकता, वो उसका कुछ ही और टोन होगी। तो कोशिश करें हम सब के ऊपर, ये हमारी एक अखलाकी और माशरती ज़िम्मेदारी है कि हम लोग उन लोगों को ढूंढें जो वाकई मुस्तहिक हैं, उनके घरों तक जाएं, और वो ख़वातीन जो अपनी चादर चारदीवारी का तकद्दुस मेंटेन रखती हैं, कायम रखती हैं, बाहर नहीं जा सकती, तो ऐसे बहुत सारे रिसोर्सेज हो सकते हैं, ऐसे बहुत सारे तरीके हो सकते हैं जिस तरह हम उन डिज़र्विंग फैमिलीज़ को खुद जाके एड्रेस कर सकते हैं। जी अच्छा मैम, इससे पहले कि मैं मज़ीद आपका टाइम लूँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपने अपने 15 साल के करियर में बहुत सारे लोगों को उठाया भी होगा, कार्रवाई भी की होगी, आपका इंटरेक्शन हुआ होगा उन लोगों से, क्या रिस्पॉन्स आता है जब आप उनसे सवाल करते हैं, आप उनसे पूछते हैं? उनमें डिज़र्विंग लोग भी होंगे और उनमें पेशावराना लोग भी होंगे, तो ओवरऑल एक पिक्चर हमें बताइए कि किस तरह के लोग आप, जब आप उनको मिलती हैं तो रिस्पॉन्स कैसा वो देते हैं, और जब बात करती हैं तो महसूस क्या होता है कि एक्चुअल में है क्या? 2-3 एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती हूँ कि जब हम लोग इन लोगों को पकड़ते थे और शेल्टर होम दारुल मान जो हमारा है वहाँ पर हम इनको स्टे करवाते थे, तो वहाँ पर जो लोग आते थे, हालांकि हमारे शेल्टर्स में एक अच्छा खाना जो है वो हम उनको दिया जाता है, लेकिन वो कहते थे कि जी हम तो ये खाना खाते नहीं हैं, क्योंकि हमारे सुबह के नाश्ते में दूध और सेब होता है और शाम में हम ये खाते हैं, दोपहर में हम ये कहते हैं, और वो वहाँ का पानी नहीं पीते थे, उनके लिए नेस्ले का पानी जो था, उनकी फैमिलीज़ वहाँ पर उनको रियली, इसमें कोई एग्जैजरेशन है ही नहीं, ठीक है। तो अब आप उनका लाइफस्टाइल, आप उनकी हेल्थ
को कभी आप देखें, दे आर मोर देन हेल्थी एज़ कम्पेयर टू द एवरी सिटीज़न। ठीक है, एक आम शहरी की आप हेल्थ को असेस करें और उनकी हेल्थ को असेस करें, इट मीन्स कि उनके पास दो ही काम है, एक अपनी हेल्थ को मेंटेन करना और दूसरा लाइफस्टाइल उनका छोड़े कि वो क्या है, मांगते हैं या नहीं मांगते, लेकिन अपने लिए उनके स्टैंडर्ड्स जो हैं वो बड़े मतलब ऑर्गेनाइज्ड वे में वो काम करते हैं। ठीक है, दूसरा जो उन लोगों का होता है, डरते नहीं हैं क्योंकि उनको पता होता है कि हमारे पीछे कोई ना कोई ऐसा शख्स मौजूद है। जैसे ही हम लोग उनको शेल्टर करवाते थे, जज़ाम घर में मेल्स को भेजा जाता था, शेल्टर में हमारे पास फीमेल्स आती थी, तो साथ ही फ़ोन कॉल्स आनी शुरू हो जाती थी और बड़े बड़े लोगों की कॉल्स आती थी। ठीक है, वो कहते थे कि ये जो हमारे मतलब हमारी टीम का बंदा है तो प्लीज़ इसके, तो वो 1 दिन 2 दिन मैक्सिमम 3 दिन और वो वहाँ से चले जाते थे क्योंकि कोई ऐसा वे था नहीं कि हम उनको बहुत एक लंबे अरसे के लिए उनको वहाँ पे उनको ठहरा सकें। तो ये जो है ना माफिया, ये बड़ा जालिम है। मैंने तो ये देखा है, रूड हैं, क्रूअल हैं उनके लिए, दूसरों के लिए, क्योंकि मैंने जिस तरह से वो अपने बच्चों को मेडिसिन पिलाते हैं, बच्चों को माजूर करते हैं, पूरा एक ग्रुप है, आपको भी पता है, उसके ऊपर पूरी एक वो चीज़ बनी हुई है। तो ये अलग ही दुनिया के लोग हैं। उम्मीद करता हूँ ख़वातीन हज़रात के मैडम ने जिस तरह से चीज़ें बताई हैं और आज के प्रोग्राम में जो चीज़ें हमने ऐड की हैं उससे एटलीस्ट देखने वालों को इतना पैगाम ज़रूर पहुँचा होगा कि आप इन लोगों को डिस्करेज करें। ये असल में डिज़र्विंग लोग नहीं हैं, ये माफिया है, ये एक प्रोफेशन है। जो लोग आपको चौक चौराहों में, गली मोहल्लों में नजर आते हैं, तो ये वो माहौल है जिसको ख़त्म करने के लिए अब आने वाले दिनों में जैसे बिल की मंजूरी की दरख्वास्त गई हुई है, उसमें काफ़ी चीज़ें हैं और उसमें काफ़ी क्लियर हो जाएगा। उस बिल के अंदर काफ़ी चीज़ें एडिड हैं, उससे आप डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे, उससे आप ये अंदाज़ा लगा सकेंगे कि वाकई जो डिज़र्विंग है वो कौन है और जो पेशावर भीख मांगने वाला है वो कौन है। सो मुझे उम्मीद है कि इससे हमारी माशरे में बेहतरी और सुधार ही आएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज़।